कुछ एक आधा हफ्ता हुआ कि हमारे भारत की राजधानी को, इंडिया की कैपिटल दिल्ली को एक धुएं से ने ढक रखा है। क्या आप जानते हैं आखिरकार वो धुआं कहां से आया, कैसे आया और क्यों आया? आइए जानते हैं इसी वीडियो में। दोस्तों, मैं राघव अरोड़ा आप सभी का स्वागत करता हूं आज की चर्चा में अपने ही YouTube चैनल या राघव अरोड़ा पर। आज की चर्चा का जो टॉपिक होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी दिल्लीज पोल्यूशन। आखिरकार क्या कारण है दिल्ली में होने वाले पोल्यूशन का, आइए समझते हैं। दिल्ली में जो पोल्यूशन, जो धुएं की परत, जो धुएं की चादर आप देख रहे हैं, वह आखिरकार है क्या? असल में उसको धुआंसा कहा जाता है। धुआंसा मीन्स स्मोक प्लस फॉग प्लस डस्ट। जब धुआं फॉग के साथ मिक्स होकर, डस्ट के साथ मिक्स होकर एक ऐसी चादर सी बनकर हमारे एनवायरनमेंट में आ जाती है तो दैट इज नोन एज स्मोक। अब आखिरकार ये स्मोक आई कहां से, आखिरकार ये धुआं आया कहां से और इन्हीं महीनों में क्यों आया, आइए डिस्कस करते हैं। कारण कुछ लोग कहते हैं फायर क्रैकर्स जो कि दिवाली के महीने में, दिवाली के दिनों में चलाए गए, उस कारण ये धुआं हुआ। कुछ लोग कहते हैं इंडस्ट्री से आने वाले धुआं, कुछ लोग कहते हैं स्टबल बर्निंग मींस पराली जलाना, और ना जाने कितने कितने कारण। बट आखिरकार इसका कारण है क्या? जरा सोचकर देखें कि अगर तो इंडस्ट्रीज का धुआं हुआ, इंडस्ट्रीज केवल और केवल इन्हीं महीनों में नहीं चलती, इंडस्ट्री तो सारा साल चलती हैं, बट इन 2 महीनों में ही क्यों, अक्टूबर नवंबर महीनों में ही क्यों ये स्मोक बाहर आती है? तो इसका जो कारण देखा गया दैट इज स्टबल बर्निंग मींस पराली जलाना। अब पराली जलाना का सीधा संबंध, जो कि सीधा रिलेशन किससे आता है? किसानों से, जो कि अभी पीछे ही फार्म लॉज के कारण लाइमलाइट में थे, चर्चा में रहे, अब स्टबल बर्निंग के कारण चर्चा में एक बार दोबारा से आ चुके हैं। 2017 की सफर रिपोर्ट के अनुसार जो दिल्ली में होने वाला एयर पोल्यूशन का 25% जो भाग है वो स्टबल बर्निंग के कारण होता है। मतलब 1/4 जो भाग एयर पोल्यूशन का वो स्टबल बर्निंग के कारण होता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू द रीसेंट रिपोर्ट बाय सेंटर, केवल और केवल 10% ही एयर पोल्यूशन स्टबल बर्निंग करता है। मगर क्या इस स्टबल बर्निंग के धुएं से हमें, हमारी हेल्थ को क्या कोई नुकसान होता है? ऑफ कोर्स, जी हाँ, इससे काफी ज्यादा नुकसान होता है। असल में स्टबल बर्निंग के कारण जो उसमें जो ब्लैक सूट होता है, जो उस धुएं में जो ब्लैक सूट होता है, और उसी के साथ साथ PM 2.5 के भी कंपोनेंट पाए जाते हैं। अब वो कंपोनेंट्स क्या करते हैं, हमारे लंग्स और हमारे ब्लड स्ट्रीम्स पर सीधा इफेक्ट डालते हैं, जिसके कारण कैंसर और स्ट्रोक्स जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। और इसी PM 2.5 कंपोनेंट के कारण बच्चों में, जी हाँ, चिल्ड्रन में बिहेवियर और साइकोलॉजिकल चेंज भी हो सकता है। और उसी कंपोनेंट के कारण ओल्ड पीपल में, बुजुर्ग इंसानों में क्या हो सकता है? अल्जाइमर, डिमेंटिया और पार्किंसन जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। और आप खुद ही देख सकते हैं ऐसा धुआं जो कि हमारी हेल्थ के लिए कितना बुरा है, वो हमारे नेचर के लिए कितना बुरा होगा। जी हाँ, ये ग्लोबल वार्मिंग में भी एक बहुत बड़ा अपना रोल अदा करती है स्टबल बर्निंग। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये जो स्टबल बर्निंग, क्या ये रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुई, क्या ये शुरू से होती आ रही है? अब सवाल ये उठता है कि क्या कारण है स्टबल बर्निंग का, क्यों किसान इतने मजबूर हो जाते हैं कि वो अपने फसलों की स्टबल को, पराली को जलाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आइए डिस्कस करते हैं। तो स्टबल बर्निंग को समझने से पहले हम सभी को समझना पड़ेगा ग्रीन रेवोल्यूशन को। जब भारत भुखमरी से जूझ रहा था तब हरित क्रांति आई, ग्रीन रेवोल्यूशन आई, जिससे उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के किसानों ने अपनी फसलों को इस तरह बढ़ाया कि उन्होंने सबसे ज़्यादा जोर दिया वीट और राइस की फसलों पर। जी हाँ, चावल और गेहूं की फसलों पर इतना जोर दिया गया कि जिससे हमारे भारत की फूड प्रोडक्शन में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुई। बट इस इंक्रीज के साथ साथ इसके कुछ गलत इफेक्ट्स भी देखेंगे, और उन्हीं गलत इफेक्ट्स में एक जो इफेक्ट था दैट इज स्टबल बर्निंग। अब क्या हुआ कि जब किसानों ने वीट और राइस की फसलों पर ज्यादा जोर दिया, और इससे क्या नुकसान हुआ कि जो वीट और राइस की फसलें थी ये सबसे ज्यादा पराली बनाती थी, सबसे ज्यादा स्टबल इनका होता था। बट वीट का जो स्टबल था वो तो फोडर के रूप में यूज हो जाता था, मतलब फोडर मींस चारा।
एनिमल्स के चारे के रूप में यूज हो जाता था, लेकिन राइस का जो स्टबल था वो फोडर के रूप में नहीं यूज हो पाता था। इसका कारण ये था, एक तो उसमें न्यूट्रिशियस कंपोनेंट्स नहीं थे, और सेकंड रीजन ये था कि उसमें हाई अमाउंट ऑफ सिलिका प्रेजेंट था, और उस सिलिका के कारण राइस के फोडर को जो हमारे एनिमल्स थे उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते थे। तो ये कारण था, उसका फोडर नहीं बन पाता था, लेकिन वीट का फोडर बन जाता था। अब क्या हुआ कि इतना सारा पराली बन गई, इतनी सारी पराली बन गई, अब उसको डिस्पोज कैसे करें? तो किसानों के सामने सबसे बड़ा ये क्वेश्चन उठता था कि इतनी सारी पराली को डिस्पोज कैसे करें। पहले समय ये था कि किसानों को उस इतनी सारी पराली डिस्पोज करने के लिए काफी समय मिल जाता था, बट कुछ सालों के बाद क्या हुआ? आप जैसे जानते हैं, वीट और राइस ये ज्यादा पानी लेने वाली फसलें थी। राइस तो काफी ज्यादा पानी लेता है। अब जब पंजाब और हरियाणा, ये जैसी स्टेट्स जो कि ड्राई स्टेट्स हैं, जब इतना ज़्यादा पानी ये राइस और वीट की क्रॉप्स को ग्रो करने में लगा रहे थे, क्या हुआ कि ग्राउंड वाटर काफ़ी ज़्यादा डिप्लीट होना स्टार्ट हो गया। ग्राउंड वाटर का लेवल काफ़ी ज़्यादा नीचे चलना स्टार्ट हो गया। इसी के चलते पंजाब सरकार ने कुछ ऐसे लॉज पास किए, और उन लॉज के अनुसार जो राइस कि बोने का जो मंथ था, जो कि पहले मई हुआ करता था, बाद में सरकार ने कह दिया पहले राइस मई में बोए जाते थे, अब वो जून में बोए जाएं जब मॉनसून का सीजन आ गया हो। अब इसके कारण क्या हुआ कि जब राइस को जून और या जुलाई के महीने में बो दिया गया, जब भी मॉनसून आया, और जब उसको हार्वेस्ट करने की बारी आई, जब उसको हार्वेस्ट कर दिया गया, अब एक बार मैंने राइस को निकाल लिया खेतों से, अब केवल और केवल स्टबल पड़ा। स्टबल अब खेतों में पड़ा है, और कुछ ही दिनों बाद वीट का मौसम आने वाला है, तो किसान आखिरकार क्या करें? उस इतनी सारी एकड़ों वाली ज़मीनों में जो स्टबल पड़ा है उसका क्या करें? या तो उसको लेबर के साथ उठवाएं जितने में, जो कि काफ़ी इकोनॉमिकल नहीं माना जाता है, या वो क्या करें, एक माचिस की डिबिया ले और उस सारे ग्राउंड को आग लगा दे, ताकि जो स्टबल वहाँ पड़ी है वो वहीं जल जाए और वहीं उसका खात्मा हो जाए, जो कि नेचर फ्रेंडली बिल्कुल नहीं है, जो कि हेल्थ फ्रेंडली बिल्कुल नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि अब आखिरकार किया क्या जाए इस स्टबल बर्निंग को रोकने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो हम हैप्पी सीडर नाम की मशीन यूज कर सकते हैं, जिसमें एक स्ट्रो मैनेजमेंट सिस्टम है, जो कि फील्ड पर ही काफी अच्छे तरीके से पैडी को मैनेज कर सकती है। इसी के साथ साथ हम पूसा बायोडिकम्पोजर को भी यूज कर सकते हैं, जो कि 15 से 20 दिनों में ही उस सारी पैडी को एक अच्छे मैन्योर में कन्वर्ट कर सकती है। और भी हमारे पास काफ़ी सॉल्यूशंस है, जैसे कि हम इस सारे स्टबल को कार्डबोर्ड फैक्ट्री में भी बेच सकते हैं और बायोमास बेस्ड पावर प्लांट्स में बेच सकते हैं। बट जैसे कि मैंने कहा कि हैप्पी सीडर जो सबसे पहला ये सोल्यूशन बताया, जो कि आखिरकार प्रैक्टिकल सोल्यूशन है ऑन दी फील्ड, बट ये काफ़ी महंगी मशीन मानी गई है, जो कि आमतौर पर किसान अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आज की वीडियो में आपने समझा कि स्टबल बर्निंग आखिरकार क्यों होती है, क्यों रोकी जाएगी और क्यों रोकी जानी चाहिए। तो ऐसी वीडियोस को देखने के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल पर। थैंक यू वेरी मच।